हेलो दोस्तों, महाकुंभ में स्नान कर रहे महादेव के इस चित्र में क्या सीक्रेट कोड्स हैं? क्या आपको मालूम है? इसमें छिपा है महाकुंभ का एक रहस्य, या शायद एक रहस्य कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसकी हर एक डिटेल एसिमेट्रिकल बनी हुई है। एसिमेट्रिकल क्या है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पेंटिंग को डीकोड करने की, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इन सब चीजों को बनाया कैसे जाता है, जैसे हाथ, पानी, एनाटॉमी, बोन्स, हाथ की मुद्रा। ये मैं आपको आसान ट्यूटोरियल्स में समझाऊंगा ताकि आप भी ऐसी पेंटिंग्स बना सके जिसमें कुछ ना कुछ कोड्स हो या डिटेल हो या उनमें स्टडी हो। ये प्रिंट को आप बाय कर सकते हो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर में टांग भी सकते हो, इस शुभ होगा। क्या आप इस सीक्रेट को जानना चाहेंगे कि मैंने शिवा को इस तरह से ही क्यों इलस्ट्रेट किया है? प्राचीन काल में सागर मंथन करते हुए जब वहां से हलाहल निकला, जिसे कि विष कहते हैं, वो इतना विषैला था कि सारा संसार उससे तबाह हो सकता था। तो जैसे देवों के देव हर संकट में संसार को बचाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, तो उन्होंने विष को ग्रहण कर लिया। और जब महादेव ने उस विष को ग्रहण किया तो उस विष का ताप इतना ज्यादा था कि महादेव के शरीर से पसीना एकदम पानी की तरह बहने लग पड़ा। महादेव के शरीर की ये हालत देखकर सभी देवता गण जो भी वहाँ पे थे, उनके ऊपर, उनके शरीर के ऊपर जल चढ़ाना शुरू कर दिया ताकि उनके शरीर का तापमान थोड़ा नीचे जाए। उसी याद में आज भी शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। ये कहानी ने मेरे दिमाग पर इतना ज्यादा प्रभाव डाला कि मुझे लगा जिसे कोई नहीं अपनाता उसे शिव अपनाते हैं। लेकिन जब शिव के ऊपर संकट आया तो उस मोमेंट को, उस वाक्य को क्यों ना बयान किया जाए, क्योंकि अगर इस कहानी की कड़ी में महादेव ना हो तो शायद कुंभ तक बात पहुंचती ही नहीं। वेल दोस्तों, अब हम बात करेंगे कंपोजिशन के बारे में, जो कि लास्ट वीडियो में भी बात की थी। 60-40 वाला रूल, 100 रुपीज को 60 और 40 में डिवाइड करना है। तो आप इस ओम की आकृति को देख सकते हैं। कंपोजिशन में बैलेंस के लिए 60-40 से एक कैनवस को डिवाइड किया जाता है। आर्ट थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो 60-40 लिटरली नहीं लेना। जैसे आप देख रहे हो कि मैंने हाथ और पानी के ऊपर रेड कलर नहीं लगाया, तो अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे ये 70-30 भी हो सकता है। 70 को स्प्लिट करना है, जैसे पानी की बूंदें, हाथ, इधर उधर आप कोई भी एलिमेंट और जोड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंपोजिशन। वेल, क्या आप जानते हैं कि शिवा के 4 हाथ क्यों दिखाए जाते हैं? अगर फर्स्ट आर्म की बात करें, जिसमें डमरू पकड़ाया जाता है, तो वो सिंबलाइज करती है क्रिएशन एंड रिदम ऑफ यूनिवर्स, और महादेव का वो डमरू कॉस्मिक रिदम को भी रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड हैंड में फायर दिखाई जाती है, जो रिप्रेजेंट करती है डिस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन को। और थर्ड आर्म से महादेव ब्लेसिंग्स देते हैं, जो अपने श्रद्धालुओं के लिए गाइडेंस और मर्सी दोनों का काम करती है। एंड फोर्थ आर्म, जिसमें ट्राइडेंट यानी कि त्रिशूल पकड़ा होता है, वे रिप्रेजेंट करता है प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल को। जैसे आप देख रहे होंगे कि मैंने हस्त मुद्रा का यूज किया है इस इलस्ट्रेशन में। जानते हैं क्यों? क्योंकि केवल ये उंगलियां ही नहीं हैं, ये मेडिटेशन में बहुत ही यूजफुल होती हैं एनर्जी फ्लो को चेंज करने के लिए। सो डिफरेंट हैंड पोजीशन का स्पेसिफिक मीनिंग है। कुछ मुद्राएं माइंड को फोकस करने के लिए यूज की जाती हैं, कुछ मुद्राओं का यूज डीप कनेक्शन के लिए किया जाता है जब आप मेडिटेशन करो या योगा। ट्रेडिशनल इंडियन डांस में भी यूज की जाती है और हर मुद्रा का अलग महत्व है। वेल, मेरे साथ ऐसे होता है कि हर पेंटिंग बनाते समय मेरी एक वाइब अलग जुड़ जाती है पेंटिंग के साथ। वाराणसी मैंने कभी पहले विजिट नहीं किया था, लेकिन जब मैंने विजिट किया तो घाट जैसे मैंने इमेजिनरी बनाए थे, ये वैसे ही थे। हाथ को कैसे बनाएं, इसका ट्यूटोरियल। वेल, इंडियन मिनिएचर पेंटिंग के अकॉर्डिंगली तो जब भी आपने हैंड की स्टडी करनी है तो लोटस को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, उसकी पंखुड़ियों को। पंखुड़ियों का एक हिस्सा जो आगे वाला है वो उंगलियों के लिए काम आता है, और जो पीछे वाला है इसके लिए आप अपनी इमेजिनेशन को यूज कर सकते हैं। वो पाम यानी कि तली के ऊपर का हिस्सा होगा। जस्ट स्टडी बेसिस के लिए फिंगर एंड पाम जहाँ पे मिलते हैं वो हाथ का सेंटर पॉइंट बन जाता है। अब अपनी इमेजिनेशन को यूज कीजिए और डिफरेंट एंगल और पर्सपेक्टिव में बनाने की कोशिश कीजिए हाथ को। वेल दोस्तों, चित्र सूत्र के अकॉर्डिंगली हाथ बनाना ही काफी नहीं है। लास्ट फिंगर को, जो लिटिल फिंगर है, उसको हल्का सा डेलिकेटली बाहर निकाल दीजिए। इसी तरह आप बाकी फिंगर्स के साथ भी कर सकते हैं, तो हाथ की जो बनावट है उसके अंदर एक अलग ही लाइफ दिखाई देगी। हैंड की ड्राइंग में जान डालने के लिए फिंगर का इस तरह से ड्रॉ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय द वे, चित्र सूत्र के अकॉर्डिंगली आपको मेडिटेशन करना भी जरूरी माना गया है इंडियन आर्ट में, क्योंकि आप देखोगे जितने भी मंदिर वगैरह बने हैं वो इतने ज्यादा पेशेंस वाला काम है कि वो मेडिटेशन वाले बंदे के बिना नहीं बन सकता। वो आर्ट नहीं है, वो टोटल मेडिटेशन है।
और आपको जान के खुशी होगी क्योंकि मैं इस पेंटिंग को ट्रैवल करवा के लेके गया था कुंभ, और वहां से गए थे हम काशी, जहां पे मैंने इस पेंटिंग को गंगा में स्नान करवाया। काशी को शिव की नगरी भी कहा जाता है। कहते हैं कि शिव उस स्थान पर खुद विराजमान है। अपने आर्ट को एक्सट्रीम पर लेके जाना, यही मेरा मकसद था। लेकिन एक रिकमेंडेशन जरूर दूंगा, काशी में जरूर एक बार विजिट कीजिए अगर आप इंडिया को समझना चाहते हैं या इंडिया की सोल को समझना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ का कल्चर देखकर आपके अंदर कुछ न कुछ घटित होगा जो कि आपके आर्टवर्क में काम आएगा। वैसे भी एक आर्टिस्ट को ट्रैवल करना बहुत जरूरी है। तो जिसने बनारस या काशी की गलियां नहीं देखी, उसके लिए इंडिया को समझना अभी थोड़ा अधूरा रहेगा। मैंने ऐसा अनुभव किया। जहाँ महादेव हों वहाँ कंकाल या अस्थियां ना पड़ी हों, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने यहाँ पे बोन्स बनाई। बोन्स बहुत ही ज़्यादा साथ देती हैं फैंटेसी सेटिंग्स को दिखाने के लिए, उसे बिल्ड करने के लिए। अगर आपने बोन्स को बनाना सीखना है तो आपको एनाटॉमी की पूरी नॉलेज लेना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसकी रफ फॉर्म को समझना ज़रूरी है। एक बार आप रफ फॉर्म को समझ लेंगे तो आप उसके साथ कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं, बोन्स का ढांचा या बिल्डिंग्स। पहला स्टेप ये है, जब भी आप बोन्स बनाओ तो थिनर इन द मिडिल में वो थिन होती है, और बोन्स के अंदर जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये वैसी लाइन नहीं है, ये उसके शेप को, उसके कॉन्टूर को दिखाती है, मतलब उसकी गोलाई को। सेकंड वाले में जैसे आपने देखा, बोन को स्टार्टिंग से नीचे से ऊपर देखेंगे तो पहले हेड है, फिर टाइटर कर्व है जहाँ पे वो मोड़ना है, उसे और ज्यादा टाइट कर दो, फिर लॉन्ग कर्व है। तो साइड की रफनेस को समझने के बाद आप ब्लॉक्स बनाएंगे और उसको कर्व देंगे और बीच में लाइंस के साथ उसे कॉन्टूर सा बना देंगे उसका, जिससे उसकी शेप दिखाई दे, तो आप अपनी तरह की बोन्स बनाना शुरू कर देंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये पेंटिंग एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल मीन्स कुछ भी सिमेट्रिकल नहीं है, मैन मेड चीजें सिमेट्रिकल होती हैं। तो शिवा की कमर को आप देखिए कि वहाँ पे एक मोमेंट को कैप्चर किया गया है, एक ट्विस्ट है। और त्रिशूल के जो 3 प्रॉन्ग्स यानी 3 नुकीले कोने हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन, जो कि यूनिवर्स के 3 फंडामेंटल हैं, 3 फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। महादेव के साथ एक चीज और साथ साथ चलती है, वो है नागा साधुस एंड अघोरी। तो जैसे कि आप देखेंगे कि अघोरी की बॉडी एंड हैंड्स एक ही फ्लो के अंदर काम कर रहे हैं। और एक खास बात, एक नागा साधु ने डमरू पकड़ा है जो कि शिवा के पास मिसिंग है, तो मैंने यहाँ पे उसे कंप्लीट करा है। तो इस तरह से बैलेंस किया गया है। और अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की, जो इस पेंटिंग को बैलेंस करता है। अगर आप इस पेंटिंग को गौर से देखेंगे तो सभी जगह मेल एनर्जी है, लेकिन एक फीमेल एनर्जी जरूरी है इस सृष्टि को बैलेंस करने के लिए और इस पेंटिंग को बैलेंस करने के लिए भी, क्योंकि शिव शक्ति बिना अधूरे हैं। तो अगर इतना बड़ा समागम हो रहा है जिसे महाकुंभ कहा जा रहा है, तो वहाँ एक एलिफेंट का आना भी जरूरी था। तो मैंने इस वजह से एलिफेंट को यहाँ पे प्लेस किया है। वो पानी के अंदर है और साथ ही मर्ज कर रहा है, कैमोफ्लेज का काम हो रहा है यहाँ पे पानी और एलिफेंट के साथ। नंदी महाराज बहुत ही सूक्ष्म बनाए गए हैं क्योंकि वो उनके बिल्कुल पास में है, वो वही पोजीशन में बैठे जैसे आमतौर पे आप मंदिरों में देखते हैं। लेकिन इनमें खास बात है, इनके हेड को अगर आप जूम करके गौर से देखेंगे तो वो भी टिल्ट कर रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, मतलब वो भी एसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं है जैसे कि हर जगह पे मूर्तियों में उन्हें बनाया जाता है। तो इसमें भी जेस्चर है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो शिवा की बॉडी में से जो बूंदे टपक रही हैं, जो नहाने के बाद टपकती हैं, स्लाइड होकर टपक रही हैं, उनके कॉन्टूर को, उनके अगर बाजू का केज फ्रेम बनाया जाए तो उसके अकॉर्डिंगली ही टपक रही हैं। दोस्तों, अभी जो आइस के साथ जो इफेक्ट आप देख रहे हैं, ये नीचे से ऊपर आने का एक इफेक्ट बताया गया है विद दी मोमेंट ऑफ आइस। उसके साथ कंटिन्यूटी दिखाई गई है फेस के अंदर के, जहाँ पे जाके शिप्स स्थिर हो गए हैं। दोस्तों, अब जो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, ये है वो सीक्रेट जिससे इंडियन सभी त्योहार मनाए जाते हैं, क्योंकि स्काई के ऊपर जो मैप है, हम इंडियंस उसे ही फॉलो करते हैं, उसी के हिसाब से, इसलिए वो तारीख इधर उधर होती है, लेकिन वो स्काई के मैप के अकॉर्डिंगली एकदम परफेक्ट होती है। तो इस महाकुंभ में जो समय था स्काई के अंदर, वो ये था, उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र है जो एक एलिफेंट का फेस भी बनाता है। अब आप जान गए हैं कि अगर कोई इस पेंटिंग के बारे में डिस्क्राइब करेगा जो मैंने बनाई है, और मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो शेयर भी कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आई एम जॉर्जिंग एंड यू आर वॉचिंग माई न्यू चैनल।